वेलकम स्टूडेंट्स। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अद्वैत इनसाइट्स में। तो जैसा कि आपको आज का हेडिंग दिख रहा होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो आज हम लोग इसी चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर सीबीएसई क्लास 10th के स्टूडेंट्स का है और मेरा पहला वीडियो भी है जिसमें मैं लेक्चर लेने जा रहा हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा और आप जितनी आसान भाषा में हो पाए वो आप समझ पाओगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एपी के सारे कॉन्सेप्ट्स। ऑलराइट, हम लोग आज सारा कॉन्सेप्ट कवर करेंगे इस एक वीडियो में। मैं कोशिश करूँगा कि आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ आए। तो चलिए साथ में पढ़ते हैं। तो पहला हमारे पास जो डेफिनेशन है, एक टर्म आ रहा है सीक्वेंस। उसका मतलब क्या होता है? नंबर्स अरेंज्ड इन अ डेफिनाइट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू अ डेफिनाइट रूल। अगर नंबर्स आपके पास मान लो सेट ऑफ नंबर्स हैं और वो अगर एक डेफिनाइट ऑर्डर में अरेंज्ड हैं किसी डेफिनाइट रूल को फॉलो करते हुए, ठीक है, तो उन नंबर्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वो नंबर्स एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं। ऑलराइट, ये हो गया सीक्वेंस का डेफिनेशन। अब आते हैं एपी क्या है। दैट्स हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये एक सीक्वेंस है, अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म डिफर्स फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म बाय ए कांस्टेंट। अगर आप मान लो एक सेट ऑफ नंबर्स लो, ठीक है, और उसमें ईच टर्म मतलब हर एक टर्म के पहले वाला टर्म से उसका डिफरेंस क्या निकले? एक कांस्टेंट निकले। जैसे कि से फॉर सपोज हमारे पास कुछ नंबर्स हैं 2, 4, 6, 8। जैसा कि यहाँ आप सब देख सकते हैं, ये एक सीक्वेंस फॉर्म कर रहा है। क्यों? क्योंकि नंबर्स एक डेफिनाइट ऑर्डर में अरेंज्ड है और इनका एक डेफिनाइट रूल है। क्या है वो रूल? है कि हर एक नंबर अपने एक पीछे वाले नंबर से बाय कांस्टेंट 2 डिफर कर रहा है। जैसे कि जैसे देख लो, मान लो आप सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करते हो तो क्या होगा? 4 - 2। ऑलराइट, ये कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। फिर आप थर्ड टर्म को फोर्थ टर्म सेकेंड टर्म से माइनस करते हो, दैट इज थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। सॉरी, तो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा? 6 - 4। ये भी 2 आ रहा है हमारे पास। और अगर आप देखो फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, ये भी हमारे पास क्या आ रहा है? 2। मतलब इन तीनों केसेस में हमारे पास एक कांस्टेंट है, दैट इज 2। व्हाट इज दैट कांस्टेंट? तो हर एक नंबर के बीच में डिफरेंस कितना है हमारा? कितना डिफरेंस है? इट्स अ कांस्टेंट 2। ऑलराइट, क्योंकि हमने सेकेंड टर्म को भी फर्स्ट टर्म से सब्ट्रैक्ट किया, थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से सब्ट्रैक्ट किया, फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से सब्ट्रैक्ट किया। तीनों में एक कांस्टेंट आ रहा है डिफरेंस, वो क्या है? 2। इस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोला करेंगे स्टूडेंट्स? इस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोला करेंगे? कॉमन डिफरेंस। क्या बोला करेंगे? कॉमन डिफरेंस। ऑलराइट, इसको हम लोग CD भी बोल सकते हैं। ब्रैकेट में लिख देता हूँ CD, शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट फॉर्म। ऑलराइट, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा कि हर एक टर्म के अगर बीच में जो डिफरेंस हो, हर एक टर्म मतलब हर एक टर्म से पहले वाला टर्म का डिफरेंस अगर कांस्टेंट हो, तो उस सेट ऑफ नंबर्स, उस सीक्वेंस को हम लोग क्या कहते हैं? एपी। अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म डिफर्स फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म बाय ए कांस्टेंट। हर एक टर्म अपने पिछले वाले टर्म से 2 डिफर्स कर रहा है। मीन्स 2 टाइम्स बड़ा हो सकता है या फिर 2 टाइम्स छोटा हो सकता है। मतलब
से फॉर एग्जाम्पल, से फॉर सपोज कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया, एक ऐसा सेट ऑफ नंबर्स लिया जिसमें कि हर एक नंबर के बीच का डिफरेंस जो है वो क्या है, 2 है। मतलब हर एक नंबर अपने पिछले वाले नंबर से 2 डिफर कर रहा है और यहाँ पे 2 ग्रेटर है। ऑलराइट, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। कॉमन डिफरेंस आपको समझ में आ चुका होगा। कॉमन डिफरेंस के बाद हम लोग क्या बोला करेंगे, अगर कोई भी मान लो आपके एक पहला टर्म क्या दिया हुआ है, 2, हम लोग AP में, अच्छा ये तो हम लोग कंफर्म हो गए कि ये हमारा क्या है, AP है। ऑलराइट, ये सीक्वेंस क्या है हमारा, AP है। तो अगर हर एक AP में जो पहला वाला टर्म है उसको हम लोग फर्स्ट टर्म बोला करते हैं, नाम से ही पता चल रहा है। क्या बोला करेंगे, फर्स्ट टर्म। ऑलराइट, और कॉमन डिफरेंस तो हम लोग को पता ही है, वो कांस्टेंट 2 आया हुआ है। AP का ये एग्जांपल हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग ज़रा AP को जनरलाइज करने की कोशिश करेंगे। कैसे हो सकता है वैसा, से फॉर सपोज हमारे पास फर्स्ट टर्म A1 है, या फिर मैं बोल रहा हूँ कि एक AP है हमारे पास, फर्स्ट टर्म जिसका A1 है, सेकेंड टर्म A2 है, थर्ड टर्म A3 है, फोर्थ टर्म A4 है। ऑलराइट, और आखिरी टर्म दैट इज nth टर्म हमारा AN है। nth टर्म हमारा AN है। तो हम लोग को पता है कि, और से फॉर सपोज ये क्या हो गया, AP, ठीक है। हम लोग को पता है कि किसी भी AP में कॉमन डिफरेंस होता है, मीन्स हर एक टर्म का जो पिछले वाले टर्म से डिफरेंस है, हर एक टर्म का पिछले वाले टर्म से जो डिफरेंस है वो कितना आएगा, कॉमन होगा। वो क्या होगा, कॉमन होगा। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, A2 माइनस A1 ये भी D होगा, A4 माइनस A3 ये भी D होगा, ठीक है। और अगर आप जनरलाइज करो इसको तो AN माइनस 1 भी हमारा क्या होगा, D होगा। जैसे कि आपको पता चल रहा है यहाँ पे, अगर मान लो लास्ट टर्म AN है तो उस लास्ट से एक टर्म पहले को हम लोग AN माइनस 1 भी कह सकते हैं। लॉजिकली सही बैठ रहा है। क्यों, मान लो n की जगह 2 है तो ये क्या बन गया, A2 बन गया। 2 माइनस 1 करने से 1 आ रहा है तो A1 बन गया, ठीक है। सिमिलरली AN लास्ट टर्म एंड AN माइनस 1 इज द सेकेंड लास्ट टर्म। ऑलराइट, तो ऐसे हमारा कॉमन डिफरेंस बैठ रहा है। कॉमन डिफरेंस के बाद हम लोग देख सकते हैं कि अगर मान लो A1 हमारा पहला टर्म है, वो तो दिख रहा है आपको, A1 इज द फर्स्ट टर्म, A1 इज द फर्स्ट टर्म। ठीक है। अच्छा, अब A2 को क्या बोलोगे आप, A2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। अगर मान लो आपको बोला जाए कि हर एक टर्म को आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो आप कैसे करोगे, चलो देखते हैं। A2 को अगर आपको एक्सप्रेस करना है A1 और D के फॉर्म में, तो आप क्या लिख सकते हो, A1 प्लस D, A1 प्लस D। अच्छा, ऐसा मैंने क्यों लिख दिया, अच्छा आप देख सकते हो इक्वेशन 1 से, मान लो इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन 1 कंसिडर करते हैं, तो A2 माइनस A1 तो हमारा D आ रहा है, ठीक है। अगर A1 LHS से RHS को जाएगा तो अल्टीमेटली वो ऐड होने वाला है, तो D प्लस A1 बन जाएगा। अब आप A1 प्लस D बोलो या D प्लस A1 बोलो, बात तो बराबर है, ठीक है। तो A2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस D लिख सकते हैं, ठीक है। अब A2 को तो हमने A1 प्लस D के फॉर्म में, A1 और D के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब आ जाओ आप A3 को, मान लो आप A3 को करना चाहते हो, तो आप कैसे करोगे। A3 को कैसे लिख सकते हैं, A2 प्लस D लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं भाई, क्यों लिख सकते हैं बताओ आप। A3 को A2 प्लस D क्यों लिख सकते हो, क्योंकि हम लोग को पता है, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन हम लोग को पता है कि A3 माइनस A2 भी हमारा क्या होगा, D होगा। कॉमन डिफरेंस भाई, कॉमन डिफरेंस, और क्या, ये तो हम लोग तभी से पढ़ते आ रहे हैं। मतलब एकदम इस चैप्टर का सार क्लियर है, दैट इज
अगर कोई भी सीक्वेंस आपको मिले तो उस सीक्वेंस में आप चेक करो कि क्या हर एक टर्म के पिछले वाले टर्म से डिफरेंस कॉमन है। मीन्स A2 माइनस A1 भी डी होना चाहिए, A3 माइनस A2 भी डी होना चाहिए, A4 माइनस A3 भी डी होना चाहिए, एंड लास्टली AN माइनस 1 भी हमारा क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। मतलब उस सीक्वेंस में आपको कॉमन डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। तो वो सीक्वेंस क्या होगा, AP होगा। किसी भी सीक्वेंस में अगर आपको कॉमन डिफरेंस दिख रहा हो तो आप सिंपली उसको AP कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। हाँ, तो A3 माइनस A2 को भी हम लोग क्या कह सकते हैं, D कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी अगर आप A2 को RHS में ले जाओ तो वो क्या बन जाएगा, D प्लस A3 बन जाएगा, सॉरी D प्लस A2 बन जाएगा। अरे भाई A2 प्लस D लिखो या D प्लस A2 लिखो, बात तो बराबर है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे A2 प्लस D भी लिख सकते हैं। ऑलराइट, सिमिलरली अच्छा, अगर आपको क्या पता है A2 के बारे में, अगर मान लो यहाँ तो आपने देखा कि A2 और D के फॉर्म में आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो A3 को, लेकिन अगर मैं कहूँ आपको कि A1 और D के फॉर्म में A3 को रिप्रेजेंट करना है तो आप क्या करोगे, सिंपली भाई ये वाला वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दूँ, ये वाला जो वैल्यू है A2 का उठा के आप कहाँ पे रख दूँ, A2 की जगह पे रख दूँ, बस बात ख़त्म। यहाँ पे बैठा दो आप, क्या आ जाएगा, A1 प्लस D आ जाएगा, प्लस D आ जाएगा, ठीक है। A2 की जगह पे क्या लिखा हमने, A1 प्लस D, और साथ में एक और D एडेड है, अल्टीमेटली उसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, A1 प्लस 2D आ जाएगा। एज सिंपल एज इट, एज सिंपल एज इट इज, ओके। सिमिलरली A4 को कैसे लिखेंगे, वही काम करना है जो मैं पहले से करता आ रहा हूँ, वही काम करना है, अब आप लोग करो। A4 माइनस A3 इक्वल टू D है, यहाँ पे देखो A4 माइनस A3 अगर इक्वल टू D है, ठीक है, तो A3 को भाई उधर ले जाओ RHS में, क्या हो जाएगा, A4 इक्वल टू D प्लस A3। वही बात फिर से घूम के आ रहा है कि A3 प्लस D लिखो या D प्लस A3 लिख लो, बात तो बराबर है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको A3 प्लस D लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या काम करना पड़ेगा, वही काम करना पड़ेगा जो हम लोग प्रीवियस सिस्टम में कर रहे थे। यहाँ पे A2 का वैल्यू बैठाया, सिमिलरली यहाँ पे A3 का वैल्यू बैठा दो। A3 का वैल्यू A1 और D के फॉर्म में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे A1 प्लस 2D लिखा हुआ है, ठीक है। ये वाला पार्ट इसको आप उठा के कहाँ रख दो, यहाँ उठा के रख दो सिंपली, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा, A1 प्लस 2D प्लस D। तो ये क्या आ जाएगा आपका यहाँ से, A1 प्लस 3D, एज सिंपल एज इट इज। आसानी लग रहा है क्या, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हम लोग A1 A2 A3 A4 के बारे में तो बात कर लिए, ठीक है। अब ज़रा बात करते हैं AN के बारे में। से फॉर सपोज यहाँ से करते करते अगर हम इसको जनरलाइज करें और AN तक पहुँच जाए तो AN को A1 और D के फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है, अब ये आप मेरे को बताओ। देखो, आप एक चीज़ ज़रा गौर कर रहे होगे हर एक टर्म को लिखने के तरीके में कि A2 इक्वल टू A1 प्लस D है, A3 इक्वल टू A2 प्लस सॉरी A1 प्लस 2D है, A4 इक्वल टू A1 प्लस 3D है, ठीक है। यहाँ पे मैं A4 लिख देता हूँ और यहाँ पे भी मैं A3 लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। A2 इज इक्वल टू A1 प्लस D है, A3 इक्वल टू A1 प्लस 2D है, A4 इक्वल टू A1 प्लस 3D है। ज़रा आप गौर करना, यहाँ सबस्क्रिप्ट में आप जो नंबर देख रहे हो A2, ठीक है, जो सबस्क्रिप्ट में एक नंबर दिया हुआ है आपका, उससे एक माइनस करके D में मल्टीप्लाई कर दो। जो भी सबस्क्रिप्ट ने नंबर दिया हुआ है आपका, उससे एक माइनस करके D में मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 माइनस 1 तो 1 इंटू D, A3 यहाँ पे है, 3 माइनस 1 2, 2 इंटू D। अच्छा, ये जो सबस्क्रिप्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो LHS का होना चाहिए, ऑलराइट, वो LHS का होना चाहिए। A4 के बारे में बात करूँ तो 4 माइनस 1 क्या होता है, 3 होता है, 3 इंटू D 3D। सिमिलरली AN के बारे में अगर बात किया जाए तो A1 तो एज इट इज़ पहले जैसा रहेगा, A1 तो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। D में कौन सा
सॉरी डी में क्या कोफिशिएंट होगा। A1 तो आप देख रहे हो कि सब में एक ही है, ठीक है। A1 के कोफिशिएंट में कोई भी चेंजेस नहीं है, सारे भी चेंजेस हो रहे हैं वो किस में हो रहे हैं, डी के कोफिशिएंट में हो रहे हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमने पहले सारे स्टेप्स में क्या किया, जो भी सबस्क्रिप्ट में है उसको 1 माइनस करके डी से मल्टीप्लाई कर दिया, वही चीज़ यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो A1 प्लस क्या बन जाएगा, ये n माइनस वन इंटू डी क्या बन जाएगा, A1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये हमारा क्या कहलाता है, nth टर्म। कई बुक्स में an को tn भी लिखा करते हैं, वो आपकी मर्जी, वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आप an को an लिखना चाहते हो और tn लिखना चाहते हो, राइट। tn इक्वल टू A1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। इसे ये हम लोग क्या कहते हैं, इसको nth टर्म कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, nth टर्म। आई होप मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बहुत आसानी से समझा पाऊँ, आसान भाषा में, और यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी आपको डाउट होता है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। आई विल मेक श्योर कि मैं हर एक कमेंट को रिप्लाई करूँ और जितने भी आपके डाउट्स है सब क्लियर कर पाऊँ। tn इक्वल टू A1 प्लस n माइनस वन इंटू डी, दिस इज वॉट nth टर्म, दिस इज वॉट इट इज कॉल्ड। अब nth टर्म के बारे में तो बात हो गया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सम ऑफ n टर्म्स। हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, सम ऑफ n टर्म्स। चलो आप लोग रिकॉल करके बताओ कि हमारा AP क्या था, वो आप लोग रिकॉल करके बताओ। जो जनरल वाला AP था वो क्या था, A1 A2 A3 डॉट 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 AN, ये हमारा AP है, ठीक है। यही हमारा AP जो पिछले वाले nth टर्म को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ने चूज़ किया था। ऑलराइट, अब आपको इनका सम निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे, सोच के बताओ। अगर आपको इनका सम निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे, बहुत इजी है, सबको ऐड कर देंगे भाई। सम का मतलब ही क्या होता है, सबको ऐड करो, क्या दिक्कत है। मान लो मैं सम को Sn मान लेता हूँ, ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स को Sn मान लेता हूँ, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, AN, ऑलराइट। अच्छा, अब आप एक काम करो, जितने भी टर्म्स हैं उनको A1 और D के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि D इज़ द कॉमन डिफरेंस, D इज़ द CD कॉमन डिफरेंस, ऑलराइट। तो आप A1 और D के फॉर्म में सारे टर्म्स को प्रेजेंट कर सकते हो। अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा है ये वाला पार्ट, आप थोड़ा वीडियो को पीछे करो और वहाँ जाके देखो कि मैंने क्या समझा है। A2 को मैंने A1 और D के फॉर्म में कैसे लिखा है, A3 को कैसे लिखा है, और आखिर में AN को A1 और D के फॉर्म में कैसे लिखा है, वो आप वहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है। तो A1 प्लस D ये हमारा A2 हो गया, और A3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस 2D AN को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली A1 प्लस n माइनस वन इंटू D। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या आ गया, सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है। से फॉर सपोज ये सम ऑफ n टर्म्स हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो, ये वाला टर्म और सम ऑफ n टर्म्स हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो, ठीक है। और से फॉर सपोज हम लोग अगले स्टेप में क्या करते हैं कि सम ऑफ n टर्म्स को हम लोग ऐसे लिखते हैं, इस बार आगे से नहीं, इस बार पीछे से लिखा जाएगा। मतलब जो भी लास्ट टर्म फर्स्ट इक्वेशन में है वो अब पहला टर्म से लिखा जाएगा,
वो क्यों लिखा जा रहा है, इसका सीक्रेट आपको आगे पता चलेगा। लेट्स सी, A1 प्लस, जितने भी स्टूडेंट्स को डाउट हो रहा है कि ये क्यों लिखा जा रहा है, आप प्लीज़ वेट करो, आपको फाइनल सॉल्यूशन पता चल जाएगा। A1 प्लस n-1 इंटू डी, इसको फर्स्ट ब्रैकेट में डालो आप। सिमिलरली सेकेंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, A1 प्लस n-2 इंटू डी। जनरलाइज करते करते लास्टली क्या आ जाएगा, A1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, A1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबको ऐड करेंगे। पहले तो इसको इक्वेशन का नाम दे देते हैं कि इस इक्वेशन का नाम क्या होगा। वेट अ सेकेंड स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन का नाम देते हैं। इस इक्वेशन का नाम 2 है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 2+1 करना है। आप लोगों को क्या करना है, 2+1 करना है। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, adding equations 1 and 2, we get 2 times of Sn, 2 times of Sn is equals to, अच्छा अब ज़रा गौर करो, इसका फर्स्ट टर्म, जो फर्स्ट इक्वेशन का फर्स्ट टर्म है आपको जो दिख रहा है यहाँ पे, इसको आपको सेकेंड इक्वेशन की फर्स्ट टर्म से ऐड करना है। अगर आप गौर करोगे तो A1 प्लस A1 प्लस n-1 इंटू डी मीन्स A1 प्लस A1 ऐड होके 2A1 बन जाएगा, n-1 इंटू डी एज इट इज रह जाएगा। तो हम लोग फर्स्ट टर्म क्या लिख सकते हैं अब, 2 टाइम्स ऑफ A1 प्लस n-1 इंटू डी। ऑलराइट, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया। तो कर्ली ब्रैकेट बनाने में यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, सॉरी फॉर दैट। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सेकेंड टर्म इसका क्या है, फर्स्ट इक्वेशन का सेकेंड टर्म A1 प्लस डी है, और सेकेंड इक्वेशन का सेकेंड टर्म क्या है, A1 प्लस n-2 इंटू डी है। ठीक है, अब अगर आपको इन दोनों को ऐड करना हो तो क्या होगा, A1 A1 के साथ ऐड हो जाएगा, वो क्या देगा, 2 टाइम्स ऑफ A1 जो कि पिछले बार में दिया था, और D और n-2 इंटू डी ऐड होके क्या दे सकता है। अच्छा, अगर आप गौर करो तो दोनों के दोनों टर्म्स में एक कॉमन है, D और n-2 इंटू डी में एक कॉमन है, दैट इज D। अगर D को आप कॉमन लोगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा, n-2 प्लस 1। अरे भाई यहाँ पे देखो, D का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, और यहाँ पे D का कोफिशिएंट क्या है, n-2 है। D अगर कॉमन लिया गया, दोनों के कोफिशिएंट को ऐड किया गया, तो 1 प्लस n-2 लिखा जाएगा, जिसको हम लोग अल्टीमेटली n-1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, n-1 इंटू डी, सॉरी, टू A1 n-1 टू डी। ठीक है, अब क्या, अब आगे लिखते हैं, प्लस सिमिलरली आपको पता चलेगा कि ये सारे के सारे टर्म्स जो भी हम लोग ऐड कर रहे हैं, सारे के सारे टर्म्स जो भी हम लोग ऐड कर रहे हैं, वो सब क्या आ जाएंगे, 2 टाइम्स ऑफ A1 प्लस n-1 इंटू डी। वो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ऑलराइट, वो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। क्या आ जाएगा, लास्ट में भी टर्म 2 टाइम्स ऑफ A1 प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अच्छा
ये टर्म सब सब तो सेम है, ठीक है, सब तो सेम है। और कितनी बार आया है? n टाइम्स आया है। कितनी बार आया है? n टाइम्स आया है। तो अगर आप सारे कॉमन टर्म्स को n टाइम्स ऐड कर रहे हो तो क्या हो जाएगा वो? n टाइम्स ऑफ ब्रैकेट में 2a1 स्टूडेंट्स प्लस n-1 इंटू डी। ऑलराइट। अच्छा, अब LHS में क्या है? 2 टाइम्स ऑफ SN, यहाँ पे लिख लेते हैं चलो। और राइट हैंड साइड में ये है, तो अब क्या करो आप, लेफ्ट हैंड साइड का 2 जो है उसको राइट हैंड साइड में लाके डिवाइड कर दो। अल्टीमेटली देयरफॉर हमारे पास SN क्या बन जाएगा? सम ऑफ n टर्म्स क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ऑलराइट, ये हमारा सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द AP निकल के आ गया। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द AP। अच्छा, बहुत लोग फॉर्मूला याद करके चले जाते हैं एग्ज़ाम में। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि अगर आप डेरिवेशन ध्यान में रखोगे तो लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ठीक है। आपको पता रहेगा कि कोई भी फॉर्मूला कैसे आ रहा है, समझ रहे हो। डेरिवेशन याद करने मतलब ये नहीं कर रहा है कि उसको एकदम रट लो, ऐसा नहीं कर रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप समझो कि कोई भी फॉर्मूला कैसे आया है, उसका प्रोसेस क्या है, ताकि आपको पता चले कि ये फॉर्मूला आने का रीज़न ये है। अगर आपको रीज़न पता हो ना तो आपको वो चीज़ लंबे समय तक याद रहता है, ठीक है। तो सभी को मेरा एडवाइस यही रहेगा कि आप डेरिवेशन पे भी ध्यान दिया करो अगर कोई फॉर्मूला पढ़ रहे हो तो। खैर, आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ n टर्म्स निकल के आ चुका है स्टूडेंट्स। अब अगर आप गौर करो तो आप कुछ टर्म्स को सेपरेट भी कर सकते हो यहाँ पे। से फॉर सपोज मैं a1 को ऐसे 2a1 को ऐसे लिख रहा हूँ, a1 प्लस n-1 इंटू डी। से फॉर सपोज मैं इसको ऐसे लिखता हूँ। आप ज़रा गौर करो कि ये वाला पार्ट क्या है, a1 प्लस n-1 इंटू डी क्या है? दिस इज नथिंग अदर दैन nth टर्म। तो आप क्या लिख सकते हो इसको फर्दर, n/2 इंटू a1 प्लस an लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो आप, ठीक है। कई बुक्स में इसी an को l भी लिखा जाता है। अच्छा, वो डिपेंड करता है, अगर न्यूमेरिकल हो तो l, तो वहाँ पे an का सवाल ही नहीं उठता है, nth टर्म तो है ही नहीं, वहाँ पे तो सारे के सारे नंबर्स है ना, तो आप तो वहाँ से निकाल भी सकते हो nth टर्म कि कौन सा टर्म है। तो वहाँ पे आप l लिखोगे तो ज़्यादा सुटेबल रहेगा। तो यहाँ पे आप a1 प्लस l भी लिख सकते हो। दोनों फॉर्मूला ही करेक्ट है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं कि आप किसको याद करना चाहते हो। तो SN इक्वल टू n/2 a1 प्लस l। और ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे याद करने जैसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको याद करके जाना पड़े स्कूल में एग्ज़ाम देने। अगर आप समझ रहे हो डेरिवेशन, आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आ रहा है, AP समझ में आ रहा है, कॉमन डिफरेंस समझ में आ रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है, तो आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। आप ध्यान आपको खुद ही याद हो जाएगा, वो आपको एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। दैट्स एफर्टलेसली वो चीज़ आपके दिमाग में रहेगी अगर आपको डेरिवेशन अच्छे से समझ में आया है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि डेरिवेशन जो भी मैंने समझाया आप उसको रिवाइज़ करो एक बार घर में, खुद नोट कॉपी और बुक लेके बैठो, कॉपी पेन लेके बैठो, उसको लिखो जो मैंने लिखाया है और उसको बार बार पढ़ो तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स भी निकल के आ गया स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ जाए। अच्छा, सम ऑफ n टर्म्स तो आ गया।
अब हम लोग आते हैं कि क्या किसी भी टर्म को हम लोग सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। मीन्स अगर मैं आपको एक क्वेश्चन के फॉर्म में प्रूफ करने दूं, प्रूफ दैट, क्वेश्चन है प्रूफ दैट Tn इक्वल्स टू Sn माइनस Sn माइनस 1, तो ये आप कैसे करोगे? हाउ कैन यू सॉल्व दिस? Tn इक्वल टू Sn माइनस 1, ये पार्ट को आपको सॉल्व करना है और ध्यान में भी रखना है। Alright, remember this. Tn इक्वल टू Sn माइनस 1। तो आप ये कैसे प्रूफ कर सकते हो? अच्छा, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है आपको समझ में आया होगा कि nth टर्म को हम लोग सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, आपको ये प्रूफ करना है। लेट्स ट्राई टू प्रूव दैट। तो प्रूफ में आप क्या लिख सकते हो? सबसे पहले कोशिश करते हैं हम लोग RHS को सॉल्व करने का, क्योंकि LHS के बारे में हमें एक चीज़ पता है। LHS के बारे में हमें क्या पता है? Tn इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हम लोग ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। ठीक है, ये तो हमें पता है। ठीक है, तो इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं। अच्छा, Sn क्या होता है? Sn हमारा होता है, अगर आप A1 और D के फॉर्म में लिखो तो क्या होगा? n/2 इंटू 2A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और Sn माइनस 1 क्या होगा? Sn माइनस 1 क्या होगा? n/2 सॉरी, यहाँ पे n/2 नहीं बल्कि n माइनस 1/2 होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स? n माइनस 1/2 इंटू 2A1 प्लस n माइनस 1 इस बार होगा। ठीक है, तो उसको अल्टीमेटली हम लोग क्या लिख सकते हैं? n माइनस 2 लिख सकते हैं, n माइनस 2 लिख सकते हैं इंटू डी। ठीक है, यहाँ से हम लोग आगे बढ़े तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है स्टूडेंट्स। दैट इज वी हैव टू डू दिस, वी हैव टू सॉल्व दिस Sn माइनस 1 मीन्स अगर आप इनको सॉल्व करने जाओ तो क्या लिख सकते हो आप? n/2। अच्छा, अगर आप सॉल्व करोगे तो मैं एक चीज़ आपको बता दे रहा हूँ कि आप यहाँ से एलसीएम कॉमन ले सकते हो। यहाँ से एलसीएम आप सेपरेट कर सकते हो, सेपरेट करके हटा सकते हो। ठीक है, अब इसको ज़रा मैं फर्दर एक स्टेप प्रोसीड करता हूँ। अगर आप इसको अलग से लिखना चाहो तो आप n/2 इंटू 2 इंटू n माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हो। n/2 इंटू 2A1 प्लस n माइनस 2 इंटू डी लिख सकते हो। और क्या लिख सकते हो? माइनस में 1/2 2A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हो। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अगर आप यहाँ प्रोसीड करो तो इसको आप क्या लिख सकते हो?
इसको आप SN-SN-1 को आप क्या लिख सकते हो आप, n/2। अगर आप गौर करो तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कॉमन में आएगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कॉमन में हो जाएगा, ठीक है। तो n/2 अगर आप कॉमन लो तो ब्रैकेट में क्या बचता है, तो ब्रैकेट में क्या बचता है, Sn की जगह ये है, SN-1 की जगह ये है, ठीक है। n/2 कॉमन लिया गया है, ये वाला प्लस में रहेगा, ये वाला माइनस में रहेगा, तो क्या हो जाएगा, n/2 ब्रैकेट में 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। स्टूडेंट्स मैं आपके भरोसा करता हूँ कि आपको एटलीस्ट मल्टीप्लाई कॉमन लेना और सब्ट्रैक्ट और ऐड करना तो आता ही होगा। तो मैं यहाँ से एक स्टेप स्किप करके डायरेक्टली वहाँ पे कॉमन लिया हूँ, ठीक है। तो 2a1 प्लस n-1 इंटू डी माइनस 2a1 माइनस n-2 इंटू डी, ये एक ब्रैकेट में आ गया। अच्छा, माइनस किया गया है तो ये यहाँ पे अगर ये माइनस है अल्टीमेटली वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस टाइम्स ऑफ हाफ। एक सेकेंड स्टूडेंट्स, हाफ 2a1 प्लस n-2 इंटू डी। सॉरी, एक स्टेप में मैंने गलती की है स्टूडेंट्स, यहाँ पे n-2 इंटू डी होगा, वहाँ पे मैंने n-1 लिख दिया। लेट मी करेक्ट इट फॉर यू, इट्स n-2d। ऑलराइट, तो यहाँ पे ऐसा आ गया। अगर आप इसको सॉल्व करने जाओ तो यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो, n/2 तो कॉमन है ही। अगर आप ब्रैकेट सॉल्व करने जाओ तो 2a1 और 2a1 आपस में कैंसिल हो गया, ठीक है। nd और माइनस nd आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ से माइनस डी बच रहा है, यहाँ से प्लस 2d बच रहा है, n-2 इंटू डी आ गया यहाँ से, ठीक है। प्लस हाफ टाइम्स ऑफ 2a1 प्लस n-2 इंटू डी यहाँ पे रह गया एज इट इज़। अगर आप प्रोसीड करते हो, यहाँ से आगे बढ़ते हो, तो आपको 1/2 कॉमन दिख रहा होगा, उसे ज़रा कॉमन ले लो। ब्रैकेट में बचा nd प्लस 2a1 प्लस n-2d। स्टूडेंट्स अगर आप गौर करो इस पे और इस पे, अगर आप ब्रैकेट ओपन करोगे ये वाला और d मल्टीप्लाई कर दोगे तो nd-2d बचेगा, तो nd आपस में ऐड होकर 2 टाइम्स ऑफ nd बनाएगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में 2a1 को एज इट इज रहने देते हैं, फिर 2 टाइम्स ऑफ nd लिख देते हैं यहाँ पे, फिर माइनस ऑफ 2d लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब क्या हम लोग लिख सकते हैं इसके बाद, हाफ। अच्छा, आप एक चीज़ गौर करो, 2 तीनों में से कॉमन आ रहा है, 2 तीनों में कॉमन आ रहा है, a1 प्लस nd माइनस d, 2 यहाँ से कैंसिल हो गया, सॉरी बचा क्या, a1 प्लस अगर आप d कॉमन लो तो n-1 इंटू डी आ जाएगा। अगर आप इसको सेकेंड इक्वेशन कंसिडर करते हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये किसका आया था, Sn-1 ना, Sn-1। तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 हमें क्या पता चला स्टूडेंट्स, Tn इज इक्वल्स टू Sn माइनस Sn माइनस 1।
This is our formula. Hence proved. Hence proved. तो आई होप स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मैं आज जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको जानने की ज़रूरत है, दैट्स द रिक्वायरमेंट, वो सारे कॉन्सेप्ट मैं आज एपी के आपको समझा चुका हूँ। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एपी के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इन सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करो और ट्राई करो खुद से क्वेश्चंस सॉल्व करने का। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए क्वेश्चंस लेके आऊँगा एंड वी विल सॉल्व देम। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑल ऑफ यू। पढ़ते रहो, मज़े करते रहो। सी यू।